सीएपीएफ बनाम आईपीएस। 23 मई 2025 भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ के ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव काडर अधिकारी अब सभी उद्देश्यों के लिए ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज माने जाएंगे। यह फैसला लगभग 13,000 सीएपीएफ अधिकारियों के करियर को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगले 2 वर्षों में सीएपीएफ में भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारियों की डेपुटेशन को क्रमिक रूप से कम किया जाए, विशेष रूप से इंस्पेक्टर जनरल स्तर तक। साथ ही 6 महीने के भीतर कैडर और सेवा नियमों या सर्विस रूल्स की समयबद्ध समीक्षा का आदेश भी दिया गया। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस निर्णय को चुनौती दी, लेकिन 28 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी और फैसला अंतिम हो गया। दिसंबर 2025 में रिटायर्ड सीएपीएफ अधिकारियों ने केंद्र सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहन के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर की। उनका आरोप था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। 9 फरवरी को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में विधायी हस्तक्षेप या स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन विचार कर रही है। सीएपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के 20% पद और इंस्पेक्टर जनरल के 50% पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। यह व्यवस्था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से लागू है। अदालत का फैसला इस आईपीएस प्रभुत्व को काफी हद तक कम करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। इस निर्णय से लगभग 13,000 सीएपीएफ अधिकारियों को लाभ मिलने की संभावना है। तेज पदोन्नति, करियर में ठहराव की समस्या का समाधान और सेवा में अधिक संतुलन। गौरतलब है कि सीएपीएफ और आईपीएस दोनों के लिए काडर नियंत्रक प्राधिकरण गृह मंत्रालय ही है। सीएपीएफ में शामिल बल हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल। क्या यह फैसला सीएपीएफ को प्रशासनिक रूप से अधिक स्वायत्त बनाएगा या सरकार का संभावी विधायी कदम इस संतुलन को बदल देगा? आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि भारत की सुरक्षा संरचना किस दिशा में आगे बढ़ती है। मैं हूं विजेता सिंह और आप देख रहे हैं द हिंदू का हिंदी संस्करण। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आज हैं श्री एचआर सिंह, पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और वर्तमान में अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो सीएपीएफ के ग्रुप ए के एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं, इनका रोल क्या होता है फोर्स में, ये क्या काम करते हैं? ये जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जैसे आपने बताया कि विशेष तौर से 5 फोर्स इसमें हैं। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है। इनके जो अधिकारी हैं उनका 3 प्रकार का रोल है: एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल और ट्रेनिंग। जो भी इनके अंडर जवान होते हैं ये उनकी ट्रेनिंग के प्रति दायित्व है, उत्तरदायित्व हैं, प्रशिक्षण के प्रति या ट्रेनिंग के प्रति उत्तरदायित्व हैं, ऑपरेशन के प्रति उत्तरदायित्व हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति उत्तरदायित्व है। एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी छुट्टी भेजना, उनकी ड्यूटी डिप्लॉय करना, उनके राशन खाने पीने की व्यवस्था देखना, ट्रेनिंग में उनको ऑन द जॉब या रोटेशनल ट्रेनिंग बारी बारी से, जिससे जो जॉब वो कर रहे हैं उसके प्रति उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो एक बहुत ही चुनौती भरा उनका रोल है, क्योंकि देश की जो आंतरिक या जो बॉर्डर पे हालात हैं वो काफ़ी दशकों से बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील है। तो मैं ये समझूंगा कि जो ये लीडरशिप इशू है हमारे अधिकारियों का सीएपीएफ का, ये बहुत चुनौती भरा है और ये पूरा ऑल इंडिया लेवल का एक रोल है और जिसमें बहुत चुनौती तो है ही, और इसके साथ साथ एक बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी और मल्टी डायमेंशनल ड्यूटीज वो करते हैं। जी, ये जो न्यायिक प्रक्रिया चली है मेरे हिसाब से पिछले 10-12 साल से चल रही है और इसका एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2025 में। तो थोड़ा आप हमें थोड़ा पीछे ले जाएंगे कि ये कब से ये पिटिशंस कोर्ट में जाने शुरू हुए और इसका स्रोत क्या है, मतलब ये शुरू क्यों हुआ, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? ये इस तरह से है कि जब जवानों ने या ऑफिसरों ने देखा, जो सीएपीएफ के अधिकारियों ने देखा कि उनका जो प्रोन्नति है, पदोन्नति है, प्रमोशन है, वो समय पे नहीं होता है। जब वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ ड्यूटी करते हैं तो वो देखते हैं एक 6 साल की नौकरी वाला एसएसपी आ जाता है, उसके अधीन इनको काम करना पड़ता है, जिसमें 20-20 साल की नौकरी करने वाले अधिकारी को स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो जाते हैं। तब ये मिसमैच जो होता है,
जो कोऑर्डिनेशन एक आइडियली होना चाहिए कि दो अधिकारी अगर एक ही प्रकार की ड्यूटी को मिलजुल के देख रहे हैं तो दोनों का सीनियरिटी लेवल तकरीबन एक जैसा होना चाहिए। तो उसमें ये दिक्कत आती थी और ये दिक्कत समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। CAPF में जैसे पहले 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में प्रमोशन हो जाता था, अभी जो असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे है कई बलों में 15-15 साल से लोग एक ही रैंक में ड्यूटी कर रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट मतलब जो इस लेवल पे एंट्री करते हैं, एंट्री लेवल है। जो हमारे टाइम में उसको DSP बोलते थे, आजकल असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं और नेक्स्ट पदोन्नति डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे होती है। तो वो 15-15 साल से लोग असिस्टेंट कमांडेंट के ही रैंक में हैं। तो उससे एक असंतोष भी होता है, समाज में भी पता लगता है कि ये अधिकारी में क्या कमी है, क्यों ये प्रमोट नहीं हो रहा है। और जबकि रोल अगर देखा जाए CAPF वर्सेस IPS ऑफिसर्स, IPS स्टेट कैडर है, स्टेट में लैंड ऑर्डर है, छोटे मोटे काम है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं इनको तो शॉर्ट नोटिस पे ऑल इंडिया में कहीं भी भेज देते हैं, जहाँ भी समस्या हुई वहीं CAPF के अधिकारी को भेज देते हैं। और देश में ही नहीं, विदेश में भी, चाहे UN लेवल पे UN फॉरेन मिशन हो, श्रीलंका का हो, कोसोवो का हो, लाइबेरिया का हो, हैती का हो, जहाँ जहाँ भी फॉरेन मिशन उसमें हमारे महिला कंपोनेंट भी और पुरुष जेंट्स कंपोनेंट भी ड्यूटी पे जाते रहे हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा रोल किया है और उनका बहुत ही प्रशंसाजनक कार्य रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये जैसे आपने कहा CAPF वर्सेस IPS, ये तो हम एक कैडर की बात कर रहे हैं। जो अधिकारी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी कोई कमी नहीं है, तो कैडर ऐसा होना चाहिए जो समय पे उनको प्रमोशन मिले, उनका मनोबल बढ़ता रहे। और सरकार के लिए तो दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। सरकार को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि IPS कोई खास चीज़ है और CAPF खास नहीं है। अगर उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाए, एंट्री लेवल देखा जाए, तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल के ऑफिस अधिकारी और उम्मीदवार इन दोनों फोर्स में आ रहे हैं, दोनों ही कंपटीशन के थ्रू आ रहे हैं। दोनों का जो प्रोफाइल है बहुत अच्छा है। तो हम तो ये चाहेंगे कि सरकार दोनों ही कैडर को एक प्रकार से समानता के साथ उनके कैरियर प्रोग्रेशन को देखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये सबसे पहला पिटीशन कब फाइल हुआ था कोर्ट में? ये तो 2019 में जहाँ है जो पहली बार कोर्ट में केस किया था और तब से बहुत हियरिंग होती रही। हाई कोर्ट से हम लोग इसको केस को जीत गए और वैसे तो छोटे छोटे काफ़ी चलते रहे जो, लेकिन संयुक्त रूप से ये समझिए कि 2015 से ये शुरू हुआ। 2019 में इसका जजमेंट आया कोर्ट का, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ये दे आर आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन और ये इनको OGS 1986 से ही ये मिलना चाहिए, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का स्टेटस 1986 के। और जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT जिसको बोलते हैं, उसका एक मोनोग्राफ है। उस मोनोग्राफ में 1986 से लिखा हुआ है कि दे आर ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस। तो लेकिन वो चूँकि लोगों ने उस चीज़ को टेकअप नहीं किया और DOPT ने या MHA जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये एक तरह से मैं कहूँगा कि जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं जो फोर्स हेडक्वार्टर में इस चीज़ को मैनेज करते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो कैडर ऑफिसर्स हैं उनका समय पे प्रमोशन हो, उनका मनोबल अच्छा हो और जिस प्रकार की वो ड्यूटी कर रही हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना चाहिए। उनको कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जो वो अपने कैरियर के प्रति चिंतित रहे, चाहे किसी भी पद पे हो। ये इस कांस्टेबल से लेकर और ये पूरे ऊपर तक के लेवल पे लागू होता है। आप देखेंगे जैसे स्टेट के DG हैं या आर्मी में है कि 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक लेफ्टिनेंट अगर भर्ती होता है तो आर्मी चीफ बनने के सपने देखता है, NDA से हो चाहे IMA से हो। इसी प्रकार से जो IPS ऑफिसर स्टेट सर्विस में कोई भी पर्टिकुलर स्टेट कैडर उसको इशू होता है, वो सीधा स्टेट में टाइम बाउंड प्रमोशन लेके स्टेट चीफ तक बन जाता है। DG तक नहीं तो ADG तक तो अश्योर्ड है। हम देख रहे हैं काफ़ी लोग IPS ADG या DG रैंक में ही रिटायर होते हैं। तो जो CAPF के अधिकारी हैं जो एंट्री लेवल पर क्लास 1 ग्रुप ए सर्विस में ही आते हैं, UPSC के थ्रू ही आते हैं, उसी कंपटीशन के माध्यम से आते हैं, तो उनकी क्या गलती है कि उनको टाइमली प्रमोशन वही बेनिफिट ना मिले। तो इसको मैं एक तरह से मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को नेगलेक्ट किया गया है, जिसको देखने की आवश्यकता है। तो आप कह रहे हैं कि एक ऑफिसर एंट्री लेवल पे जब आता है CAPF में तो उसकी जो पहली प्रमोशन होती है वो आजकल 15-20 साल में हो रही है। 15 साल में 15 तक भी नहीं हुई है अभी कई केस में। अच्छा, 15 साल तक भी नहीं हुई है। किसी फोर्स में तो 6-7 साल में हो गई है, किसी में 10 साल में हो गई है। CRPF में 15 साल तक भी नहीं हुई है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर 15 साल में पहला प्रमोशन हो रहा है तो जब तक ये 60 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तो इनका हाईएस्ट रैंक तब तक क्या पहुंच पाता है? तब तक पहले तो कमांडेंट रैंक तक ही लोग रिटायर हो जाते थे, कुछ DIG रैंक में रिटायर हो जाते थे। जैसे मैं अपने बैच की बात करूं, मैं 1975 बैच का ऑफिसर हूं और हमारे बैच से सिर्फ 2 ही ऑफिसर ADG रैंक तक पहुंचे। कितने ऑफिसर्स थे आपके बैच में? 34 ऑफिसर थे, 34 ऑफिसर। 34 में से सिर्फ 2 ही पहुंचे
और 2 भी बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए, मतलब बिल्कुल फैग एंड पे जब थे तब जाके प्रमोशन हुआ। और ऐसा क्या कारण है कि जो एक डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर भर्ती हुआ सीएपीएफ में, तो वो क्यों डीजी रैंक तक नहीं पहुंच सकता? उसका कोई कारण होना चाहिए ना, कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए। तो उनको तो मैं कहूँगा जो लीडरशिप इशू है, आईपीएस ऑफिसर को अगर फोर्स में आवश्यकता है, एन कैडर फोर्स में, और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, मान लिया स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन के एक डीआईजी कोऑर्डिनेशन की पोस्ट कर दें या डीजी कोऑर्डिनेशन की कर दें, जिससे स्टेट लेवल पे कहीं भी किसी भी राज्य में हो तो कोई दिक्कत ना हो। और अगर आईपीएस ऑफिसर हमारे इन सीएपीएफ बलों में डेपुटेशन पे आते हैं तो उतनी ही संख्या में इन सीएपीएफ के अधिकारियों को स्टेट पुलिस में जाना चाहिए, जिससे जॉब एनरिचमेंट हो और दोनों का आदान प्रदान सही हो। क्योंकि जितना जो स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो तभी तो अच्छा होगा। जैसे आपने देखा जब पंजाब में आतंकवाद था तो सीएपीएफ के ऑफिसर को स्टेट में पंजाब पुलिस में डेपुटेशन पे लिया गया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत ही शानदार काम किया। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ऑफिसर्स हमारे डेपुटेशन पे रहे। तो ये एक बोथ वे कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों साइड से। इक्वल नंबर आईपीएस ऑफिसर सीएपीएफ में आए, उनके लिए भी अच्छा है कि एक्सपीरियंस लेके जाएं, और सीएपीएफ के अधिकारी स्टेट में जाए। तो उससे क्या है कि जो जिस राज्य के अधिकारी है उनको एक अच्छा मौका मिलेगा, और ये एक दोनों के कैरियर एनरिचमेंट में एक पॉजिटिव स्टेप होगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट दिया वो आप सीएपीएफ ऑफिसर्स के फेवर में दिया, पर गृह मंत्रालय इसको लगातार इसका विरोध कर रहा है। और अब जैसे कि हमने बताया कि स्टैट्यूटरी इंटरवेंशन भी करने जा रहा है, मतलब एक लॉ लेके आने जा रहा है इस पे, ताकि जो आईपीएस की जो डेपुटेशन है सीएपीएफ में वो बरकरार रहे। तो आपको क्या इससे थोड़ी सी उदासीनता होती है कि एक जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो दोनों में कुछ भेदभाव हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये गृह मंत्रालय का जो रुख है वो कैसा होना चाहिए? मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एक बहुत प्राथमिकता वाला मुद्दा था, प्रायोरिटी इशू था, जिसको अपने आप ही गृह मंत्रालय संज्ञान लेते हुए इस पर अगले दिन निर्णय दे देना चाहिए था कि यस, ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है। और इतने मुद्दे पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे के लिए स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। क्यों नहीं सीएपीएफ के मुद्दों के लिए एक स्पेशल सेशन 4-5 दिन के लिए बुला के इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए? तो अगर सरकार के पास जो हमारी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इच्छा शक्ति है, तो ये कुछ भी इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अंतिम निर्णय दे दिया, उसको रिव्यू भी, समीक्षा करके भी उसको फाइनली उन्होंने मेंटेन किया कि ये बिल्कुल सही है। तो ये तो सरकार के लिए मुझे तो बहुत अचरज हो रहा है कि ऐसा डिले क्यों है। ये एक बहुत ही एबनॉर्मल डिले इस केस में हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को हमें एक आदर्श डेमोक्रेसी के नाते, प्रजातंत्र के नाते, जो उसके 4 अंग हैं, 4 पिलर हैं, तो उसमें जुडिशरी का सम्मान होना चाहिए। और दुख की बात है कि मीडिया में भी इस चीज़ को कहीं दिखाया नहीं जा रहा कि ये बल्कि अधिकारी कितने दिन से केस लड़ रहे हैं, उसमें ये न्याय जो अपने आप कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को और मिनिस्ट्री को करना चाहिए, उसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं। तो सीएपीएफ के अधिकारियों का या किसी भी लोगों का इस तरह के मुद्दों के लिए जो अपने आप ही स्वतः ही सेटल होने चाहिए, कोर्ट में जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं जाना चाहिए सीएपीएफ के अधिकारियों को, लेकिन मजबूरी में एज ए लास्ट रिसोर्ट जब उन्हें जाना पड़ा, इतनी लंबी लड़ाई लड़के वो केस जीते, तो उसको सरकार को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। जी, एक क्रिटिक ये भी है, जैसा कि केंद्र सरकार ने तर्क भी दिया था अपना कोर्ट में, कि जो इंडियन पुलिस सर्विस होती है उनका जो काम का जो रवैया होता है, या फिर उनका जो डाइवर्सिफाइड रोल्स होते हैं उनके, वो बहुत काम आते हैं जब वो सीएपीएफ्स में आते हैं। कोऑर्डिनेशन हो गया दूसरे स्टेट्स के साथ, क्योंकि उनके बैचमेट्स होते हैं, और एक आईपीएस ऑफिसर और दूसरा आईपीएस ऑफिसर अगर बात करते हैं तो एक सीमलेस एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और चीज़ें काफ़ी आराम से चलती हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज़ में इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। तो अगर हम सीएपीएफ ऑफिसर्स की बात करें तो उनका दायरा काफ़ी सीमित होता है, वो एक ही फोर्स में उन्होंने काम किया होता है, उनको बाकी जो प्रशासनिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ है उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। तो एक रीज़न ये भी है जिसका तर्क सरकार दे रही है कि सीएपीएफ्स में आईपीएस की डेपुटेशन जो है वो हम कम नहीं कर सकते। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सीएपीएफ के अधिकारियों का दायरा मल्टी फेसिटेड है, बहुत मल्टी डायमेंशनल ड्यूटी करते हैं, और सिर्फ एक राज्य में नहीं, तकरीबन पूरे भारत के अंदर जगह जगह वो हर प्रकार की ड्यूटी कर चुके होते हैं। चाहे प्राकृतिक आपदा की ड्यूटी हो, चाहे लैंड ऑर्डर की ड्यूटी हो, चाहे चुनाव संबंधी ड्यूटी हो,
और उनका तो पूरा भारत भ्रमण हो जाता है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग राज्यों में तरह तरह की समस्याओं से डील करके उनका एक्सपीरियंस बहुत ही रिच और बहुत ही वास्ट हो जाता है। जबकि आईपीएस ऑफिसर्स का एक पर्टिकुलर स्टेट या जिस कैडर को अलॉट है उसी तक सीमित रहता है। तो ये तर्क में कोई ज़्यादा दम नहीं है कि वो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमारी सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट के लिए एक ब्लू बुक होती है। जब मैं कंपनी कमांडर था, हम लोगों को आदेश थे कि जाके जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसको कॉल ऑन करेंगे। हम अगर किसी राज्य में जाते सीधे गवर्नर को कॉल ऑन करते थे। ये सीधे सीधे समय के साथ साथ डाइल्यूट होता गया सिस्टम, और कोऑर्डिनेशन तो जिस राज्य में समस्या है उसकी पुलिस तो अपने आप ही कोऑर्डिनेट करेगी, क्योंकि उनके बस से ये चीज़ें बाहर हो गई, तभी तो सीएपीएफ उनकी एड को जाती है। तो इसलिए ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहती है कि इसमें कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, तो ये तर्क नहीं है कि इनको कम अनुभव है या इनको एक्सपोजर कम है या उनको ज़्यादा है। तर्क ये होना चाहिए कि उनका एक कोऑर्डिनेशन का ऑफिसर लगा दें। जिस राज्य में मान लिया नक्सल प्रभावित राज्यों में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे नक्सल प्रभावी क्षेत्रों के जो डीजी का चार्ज है, जैसे पंजाब में था तो पंजाब पुलिस का डीजी और सीआरपी का डीजी एक ही आदमी को बना दिया था, जिससे कोऑर्डिनेशन की कोई दिक्कत नहीं आए। तो उसमें ये हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेशन की पोस्ट क्रिएट हो, एक्स कैडर पोस्ट या जैसे भी उसको कहें, और वो रहे। जब भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो वो टेम्परेरी तब तक रहे, उतने दिन के लिए, बाद में वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ जायज़ है, और जो चीज़ जायज़ है और जो जस्टिफाइड है उसको करना चाहिए। ये इस तरह की कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है, राइवलरी थोड़ी है। आईपीएस एक अच्छी सेवा है और इसी तरह से सीएपीएफ बहुत अच्छी सेवा है। कंपटीशन के थ्रू दोनों आते हैं, तो दोनों सर्विस का एक अच्छा हेल्दी ग्रोथ होना चाहिए, जिससे दोनों के ऑफिसर्स में भी और कैडर में भी एक संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन लेवल आना चाहिए। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन में कभी कमी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो एडवांस पार्टी हमारी जाएगी। अब जैसे पीएम सुरक्षा है, उसमें सारे सीएपीएफ के ऑफिसर हैं, एसडीजी है, एसपीजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसको कमांडो फोर्स, हाईएस्ट एलीट फोर्स ऑफ द कंट्री बोलते हैं। तो वो सब ऑफिसर उसमें आईपीएस भी हैं और ज़्यादातर सीएपीएफ के होते हैं। तो एडवांस में ऑफिसर जाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो उसके लिए एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है और उसके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई है, एसओपी बनी हुई है जो बाइंडिंग है दोनों के लिए। तो इसमें ये ऐसा तर्क नहीं है कि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस इसलिए ज़रूरत है। अब ये देखना चाहिए ना कि लीडरशिप इशू है, एक कैरियर एस्पिरेशन, जो लेजिटिमेट कैरियर एस्पिरेशन है ऑफिसर्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जी, आप जैसे आपकी जो लड़ाई चल रही है 10-12 साल से, तो आप काफ़ी पॉलिटिशियन से भी मिले, नेताओं से भी मिले। जनवरी में शायद आप नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी मिले थे। जी। तो थोड़ा उस मुलाकात के बारे में बता सकते हैं कि और क्या आपने गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करने की कोशिश की? क्या गृह मंत्रालय में आपकी कोई मीटिंग हुई है इस बात को लेकर? बिल्कुल, हमारी तो जैसे हमारी अलायंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन है, बहुत बहुत मुद्दों पे, जैसे एक ओल्ड पेंशन स्कीम का भी मुद्दा है जो 1 जनवरी 2004 से बंद कर दी गई है, और उसमें ये कहते हैं कि ये सिर्फ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन के लिए लागू है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि दे आर आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, लिखा हुआ है, लेकिन सरकार उस चीज़ को, उस तर्क को नहीं मान रही है। तो गृह मंत्रालय को अपने आप ही इसका संज्ञान लेते हुए जो चीज़ करेक्ट है, लीगली ठीक है, उसको तुरंत लागू करने की ज़रूरत है। इसमें जो डिले है उसी से लोग कोर्ट में जा रहे हैं और इस तरह का एक मनोबल लोगों का गिर रहा है। बहुत बार हमारी एडिशनल सेक्रेटरी होम से बात हुई, होम सेक्रेटरी से बात हुई, डायरेक्टर पुलिस से बात हुई, और सब बहुत अच्छी तरह से इसको सुनते हैं, मेमोरेंडम हम देते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो कुछ इस बारे में पॉजिटिव या सकारात्मक चीज़ होती नज़र नहीं आई। राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, वो भी इस मुद्दे के प्रति सेंसिटिव थे, क्योंकि हमारा ये था कि जो चीज़ जायज़ है उसको, हमारा कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति रुझान नहीं है, लेकिन जो भी उस चीज़ को पार्लियामेंट में उठा सकता है और उसमें सही कार्रवाई कर सकता है, तो उसको अपनी व्यथा बताने से कोई हर्ज भी नहीं है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी, अपोजिशन लीडर को भी, और जो भी एक्सेसिबल थे उनको ये बताई। गृह मंत्री को भी बताने की कोशिश की, होम सेक्रेटरी को भी बताने की कोशिश की, और बहुत स्तर पे इस चीज़ को बताया। जब बिल्कुल ही लोग मजबूर हो गए, तब कोर्ट तो लास्ट रिसोर्ट करके लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। और मैं नहीं समझता कि आर्म फोर्स के किसी भी सदस्य को कोर्ट में जाना चाहिए, और बल्कि ये 10-10 साल में निर्णय हो रहा है तो कोई निर्णय है, और उसके बाद उसको लागू होने में इतनी देर हो रही है। कायदे में तो सीएपीएफ के जैसे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है या सीएटी कैट है, इसी प्रकार से सीएपीएफ का अलग से ट्रिब्यूनल होना चाहिए। निर्णय वो या न्याय वो जो समयबद्ध सीमा में हो जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब ये 10-10 साल, कई तो 20-20 साल तक केस चलते रहते हैं, तो ये क्या न्याय होगा?
तो व्यवस्था को, हमें सिस्टम को, हेल्दी सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जिससे लोगों का मोरल अच्छा रहे और जो जितनी भी सेवाएं हैं, संगठित सेवाएं हैं और जो देश के प्रति इतना बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है, बहुत संवेदनशील ड्यूटी कर रही है, बलिदान दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से नक्सल वायलेंस शुरू हुई, कितने हमारे अधिकारियों ने, कितने हमारे जवानों ने कहाँ कहाँ बलिदान दे दिया। डेली वो डेड बॉडी, किसी का पैर उड़ जाता है। मुझे याद है कई चुनाव में मैं खुद ही था डोडा में, 2 जवान मैग्नेटिक आईडी पे पैर रख के उनके चीथड़े उड़ गए, उनको खच्चर पे लाद के कैसे 16-16 किलोमीटर पैदल लेके आना पड़ा। तो एक नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है, बहुत चुनौती भरी ड्यूटी है। और जो नक्सल वायलेंस को ख़त्म करने की जो ड्यूटी थी, जिसमें अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 टारगेट डेट नियत की है, वो CAPF बल के जवानों के भरोसे की है। अपने भाषण में आप देखो, प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, हमेशा कहते हैं कि ये CAPF ना होते तो हम जिंदा नहीं होते। पार्लियामेंट को CAPF ने बचाया, राम जन्मभूमि को CAPF ने बचाया, कहाँ कहाँ नहीं CAPF ने अच्छा काम किया। तो उनको तो उसके रिवार्ड में जो न्याय संगत है, बहुत तत्काल उसको करना चाहिए। और ये कोई IPS बनाम CAPF कोई झगड़ा नहीं है, हमारी कोई लड़ाई थोड़ा ही है। हम तो एक जो न्यायपूर्ण चीज़ है उसके लिए लड़ रहे हैं, उसी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और वो तो मैं चाहूँगा कि अगर एक नेतृत्व अच्छा है देश का, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जितने भी लोग हमारे लेजिस्लेचर हैं, जो कानून बनाने के लिए जिनका दायित्व है, उनको एक स्पेशल सेशन बुला के समयबद्ध समय में, मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ते में पूरा डिस्कस करें, जिन्होंने निर्णय लेना आसपास अक्रॉस द टेबल बैठे और जब बात करें और एक सोल्यूशन निकाले। इसको इतना महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये चीज़ दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप एक वोट बैंक नहीं है इसीलिए सरकार ऐसी उदासीनता दिखाती है आपकी तरफ, इस मुद्दे की तरफ पर्टिकुलरली? ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सरकार का रवैया वोट बैंक को देख के हो तो ये बहुत ही अच्छा लॉजिक नहीं है। वोट बैंक हो या ना हो, हमारे लोग तकरीबन, अगर सारों को जोड़ दिया जाए, मेरे ख्याल से 20 लाख अर्धसैनिक परिवार हैं। एक परिवार में 4-4, 5-5 आदमी भी लिए जाएं तो करोड़ों में जाते हैं। उनके रिश्तेदार, उनके भाई भतीजे लिंक करके, तो ये एक वोट बैंक कम नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और कई जगह तो CAPF का, जैसे हिमाचल प्रदेश में मुझे याद है, जब मुख्यमंत्री से हमारे एक डेलीगेशन मिला तो उसने कहा कि आप सरकार में आ जाओ और खुद कानून बना लो। तो उन लोगों ने उस सरकार को हरा दिया और वहाँ पे सरकार रह गई। तो इस तरह का कोई चैलेंज नहीं देना चाहिए। वोट बैंक से कोई इसका लिंक नहीं है। जो न्यायोचित है और जो सही है, और उसके लिए कोर्ट है, तो कोर्ट के जजमेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए प्रजातंत्र में। उससे ना तो गैर अनुशासनहीनता आएगी और उससे एक जो सुचारू रूप से कार्य है वो चलेगा। तो अगर गृह मंत्रालय इस पर कोई विधेयक लाता है अभी आने वाले बजट सेशन में, तो फिर आपका क्या रवैया रहेगा? आप क्या स्टेप लेंगे आप? अब ये देखो, ये तो जो ये CAPF है, ये एक सरकार के ही बल है, हमारे तो नहीं है, हम तो उसका एक हिस्सा हैं। ये तो सरकार को देखना है कि जो उनके ही अंग है, उन्हीं के लिए ड्यूटी कर रहे हैं रात दिन। अब कहाँ हमारे जवान, कैसे कैसे डेड बॉडी आती थी। 6 अप्रैल 2010 को 76 डेड बॉडी आई दांतेवाड़ा से, और उसको मैनेज करना कितना मुश्किल काम था। विक्रम श्रीवास्तव जो DG होते थे, वो खुद गए, एक परिवार के साथ एक अफसर को भेजा गया। किस प्रकार से पूरा देश, एक इशू नहीं है, पुलवामा का इशू हो, पहलगाम का इशू, आपने देखा कितने एंड मास कैजुअलिटीज हो जाती है। तो जो आतंकवाद है, उग्रवाद है, नक्सलवाद है, जितने भी इस प्रकार के ये जो आंतरिक सुरक्षा को चैलेंजेज है, ये एक बहुत ही अभूतपूर्व चैलेंजेज है और इनको कम करके आंका नहीं जाना चाहिए। और सरकार को ये समझे, ओन करना चाहिए इन बलों को कि ये जो बल है गृह मंत्रालय के बल है, प्रधानमंत्री के बल है, सरकार के बल है। सरकार के लिए तो काम कर रहे हैं, और अगर सरकार इनको अपना नहीं समझेगी तो कौन समझेगी? तो सरकार के लिए एक चुनौती है कि सरकार अपने आप ही इन बलों को पूछो, भाई तुम इतना अच्छा काम कर रहे, बताओ क्या दिक्कत है। ये कोई लड़ाई थोड़ी है, टाइम से प्रभाव एक सिपाही है, उसको हवलदार कब बनना चाहिए, ये सिर्फ अधिकारी रैंक के लिए नहीं, सभी रैंक पे लागू होता है। जो भी एंट्री लेवल है उनका मनोबल सही रहे, उनके कैरियर प्रोग्रेशन ठीक रहे, ड्यूटी अच्छी करे, जो जितनी अच्छी ड्यूटी करे उसको उतनी शाबाशी इंसेंटिव मिलता रहे, और ये सब पे लागू होता है। और ये जो ये कैटेगरी बनाई हुई है कि वो ऑल इंडिया सर्विस, हमारी भी तो ऑल इंडिया सर्विस है, हमारी तो उनसे ज़्यादा है, वो तो कैडर तक ही सीमित है। हम लोग तो पूरी इंडिया में श्रीनगर, कन्याकुमारी, कहाँ कहाँ हम लोग नहीं गए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मैं देखा अपनी सर्विस में कोई राज्य नहीं छोड़ा जहाँ ड्यूटी ना की हो। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में परिवार, जो लोग बलिदान दे देते हैं, मर जाते हैं, वो तो शहीद हैं ही।
जीते जी लोग शहीद हैं, उनका परिवार जो है त्यौहार वो नहीं मना सकते, परिवार के साथ वो नहीं रह सकते, सामाजिक फंक्शन में वो नहीं जा सकते। कितना बड़ा त्याग है। जबकि जो दूसरे लोग हैं वो तो 8 घंटे की ड्यूटी करके सीधे अपना ड्यूटी अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो ये भी समझना चाहिए कि जो लोग परिवार से दूर है, ऐसा नहीं सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही है, काफ़ी कर रही है। क्वार्टर भी बनाए हैं, फंड भी अलॉट किए हैं, वेपनरी भी को इम्प्रूव हुई है, लेकिन जो कुछ किया वो कम है। वो करने की जरूरत है जो तुरंत करना चाहिए। बजट की कोई कमी नहीं है, सरकार कोई गरीब नहीं है। और इनके लिए जो भी ये प्रमोशन दे दे, छोटा छोटा भी जो 10 साल सिपाही हो जाता है उसको सीनियर कांस्टेबल बना रहे हैं, एक उल्टी फीती लगा रहे हैं ऐसे। तो कितनी शर्मनाक है। उसको कोई 10 साल अगर लगातार एक सिपाही ने नौकरी की है तो उसको कम से कम कोई एक पद दे दो, 100 रुपये इंक्रीमेंट दे दो। जो पहले लंच नायक का सिस्टम था उसको रिवाइव कर दो। पर ये नहीं कि आप सीनियर कांस्टेबल और कोई फ़ायदा ही नहीं। तो एक समाज में एक प्रतिष्ठा होती है कि आदमी देखो इतने साल नौकरी किया, थोड़ा सा इसका ऊपर हो गया। तो या तो इंसैनिटी कि आदमी पागल हो जाए, या इनएफिशिएंसी कि आदमी काबिल ना रहे। इन 2 कारणों को छोड़ के तीसरा क्या कारण है कि आदमी को टाइम पे प्रमोशन ना मिले और टाइम पे इंसेंटिव ना मिले। तो ये सरकार का एक दायित्व होना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए, और ये प्राथमिकता पे सोचना चाहिए कि जो सीएपीएफ के बल के अधिकारी कोर्ट में ना जाएं, उनके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाए, और जो भी उनके फैसले हो चुके हैं उनके पक्ष में सरकार को उनको अविलंब लागू करने की जरूरत है। तो क्या रीज़न है कि ये जो प्रमोशन है ये नहीं होते हैं समय पर? क्या वैकेंसी एक कारण है इसका? हाँ, वैकेंसी भी एक कारण है। दूसरा, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, जो एमएचए है, वो इसके प्रति उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। अब जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, बहुत तरह की होती है, ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस होती है, ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस होती है, डीजीज कॉन्फ्रेंस होती है। वो एक तरफ से कूप मंडूक टाइप वो सिस्टम है कि आपने अपने आप 4-5 लोगों ने बैठ के बात कर ली, चर्चा कर ली और मिनट्स जारी कर दिए। वो कोई एक इफेक्टिव समाधान नहीं माना जा सकता। आइडियली क्या होना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो प्रभावित है उनके प्रतिनिधि हो, जो निर्णय लेने वाले हैं वो प्रतिनिधि हो, जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसमें गृह मंत्री हो, और वहीं डिस्कस करके ऑन द स्पॉट डिसीजन दे भाई ये समस्या ये समाधान है। और अगर तुरंत नहीं दे सकते तो कम से कम एक समय सीमा के अंदर, निर्धारित समय सीमा के अंदर से 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में या 1 महीने में जो ज्वलंत समस्या है, बर्निंग इशूज है, उन पर निर्णय तो देना चाहिए। तो एक तरह का इसको कहते हैं, जो कहते हैं ना बिजनेस में, इसमें फाइनेंस में कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो एक तरह का बिलीफ डेफिसिट, या एक सिस्टम में विश्वास लोगों का कम हो रहा है कि इतनी चीज चर्चा हो रही है और कोई समय सीमा ही नहीं है। तो क्या भर्ती नहीं हो रही है इसलिए ये वैकेंसीज क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है? नहीं, भर्ती तो हो रही है। अभी भी कुछ शायद 300 से ज़्यादा वैकेंसी निकला है। अभी 3-4 दिन पहले उसका एक एडवर्टाइजमेंट आया है। और जो पिछले साल भर्ती हुआ था उसमें भी मेरे ख्याल से 400 कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट रोका हुआ है, कुछ ओबीसी का कुछ इशू है। लेकिन ये जो इंडक्शन है ये प्लान्ड होना चाहिए। अब जैसे जितने अधिकारी रिटायर होते हैं उतने अधिकारी का इनटेक होना चाहिए। अब जैसे लीव नहीं हो पाता, प्लान्ड वे में नहीं हो पाता। जैसे 1976 से 84 तक कोई भर्ती नहीं हुआ। अच्छा। कभी जो है बहुत बड़े बैच भर्ती कर लेते हैं कि 300 के बैच भर्ती कर लिया, कभी 24 का बैच भर्ती कर लिया। तो जो एक ऑर्गेनाइज सर्विस होनी चाहिए, संगठित सेवा होनी चाहिए, उसमें एक इंडक्शन भी प्लान होना चाहिए। किस किस लेवल पे एंट्री होगा, कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कितना उसमें लैग पीरियड है वैकेंसी को भरने में। जैसे 1 साल की ट्रेनिंग है, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में 1 साल और लगा लो, तो 2 साल का लैग मानते हुए उसी प्लानिंग से करना चाहिए। जो नहीं होता है वो इसका एक मुख्य कारण है कि लोगों को टाइम पर प्रमोशन नहीं मिल रहा। जो कैडर स्ट्रक्चर होना चाहिए, पिरामिड होना चाहिए, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है अगर आप प्लानिंग ठीक नहीं है। और प्लानिंग इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उसमें चाहे गृह मंत्रालय के लोग हो जो इसके प्रति जवाबदेह है, वो इसको अच्छी प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए एक अलग से सेल होनी चाहिए जो प्लानिंग करे पूरा, कितनी वैकेंसी है, कितनी भर्ती होनी चाहिए और कैसे कैसे होनी चाहिए। हर साल एक नियमित भर्ती होनी चाहिए। तो एक तरह से ये ब्यूरोक्रेटिक अपैथी जिसको कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी, आपने सही वर्ड यूज किया है। और ये नहीं होना चाहिए, और जो हो चुका उसको करेक्ट करना चाहिए। जो भी गलतियां पास्ट में हो चुकी है उनको तुरंत करेक्ट करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मुद्दा क्या है और इसका निवारण भी क्या है। धन्यवाद एक बार फिर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और ये मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, हिंदू जो एक बहुत ही हमारे देश का प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, अभी हिंदी एडिशन चालू किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रभाषा में ये पब्लिक इस चीज़ को अच्छी तरह समझे और लोगों का परसेप्शन सही हो। जो सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जो बल हैं, अधिकारी हैं, एक सरकार की ही डिपार्टमेंट है। और सरकार को इस माध्यम से जो हमारी बातचीत हुई है,
जो भी इनके इशू हैं, चाहे प्रमोशन के इशू, ये कोई लड़ाई नहीं है और ना कोई आईपीएस के प्रति हमारा कोई इस तरह का वो है, पर इसको बैठ के सारे स्टेक होल्डर को समयबद्ध सीमा में इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।